अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें एहसन साहब ने भेजी है। ये वाक़या चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले एक बाबा जी के साथ ढाका के एक पुरअसरार कॉटेज में पेश आया। ये कहानी हम एहसन साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। ये वाक़या चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले अयूब बाबा ने मुझे सुनाया था। अयूब बाबा का चाय पत्ती का कारोबार है और वो पिछले 40 सालों से कराची में मुकीम है। वह हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहन कर रखते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। बाबा बहुत ही नफीस, गरीब परवर, छोटों पर शफ़क़त करने वाले सोमो सलात के पाबंद शख्स हैं। मैं उनसे अक्सर इसरार करता कि बाबा, क्या वजह है आप हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहने रखते हैं। वह हर बार बात टाल देते। एक बार मैंने बहुत ही ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने बताया कि यह एक राज है जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तुम ज़िद कर रहे हो तो तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे हाथ देख लो, फिर कहानी तुम्हें समझ आएगी। उन्होंने ग्लव्स उतार कर जैसे ही मुझे अपने हाथ दिखाए तो मेरी चीख निकल गई। उनके हाथ में एक बदनुमाओ बदसूरत औरत की छवि बनी हुई थी, जिसकी खूनखार आंखों से आग निकल रही थी। उन्होंने फ़ौरन ग्लव्स पहन लिए। मैंने पूछा, बाबा ये क्या है? बाबा ने बताया, ये 1968 की बात है। मैं कारोबार के सिलसिले में मशरक़ी पाकिस्तान के शहर ढाका गया हुआ था। उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था और मैं अक्सर वहाँ कारोबार के हवाले से जाता रहता था। मुझे शहर के शोर शराबों से ख़ास लगाव नहीं था। मैं खामोश पसंद तबीयत का मालिक था, इसलिए मैंने एक गैर गुंजान आबाद इलाके के कॉटेज में रिहाइश इख्तियार करने को तरजीह दी। मैं इस कॉटेज में पहली बार ठहरा था। ये कॉटेज दूर से एक भूत लगता था जो अपने बहुत सारे हाथ फैलाए खड़ा था। मैं रात के करीब 8 बजे वहाँ पहुँचा, लेकिन 8 बजे इतना गहरा सन्नाटा और काली रात छाई हुई थी मानो रात के 3 बज रहे हों। मैंने मैनेजर से कमरे का पूछा। उसने मुझे कमरा दिखाया। कमरा कुशादा था। रात के वक्त खिड़की से चांद की नीम मध्यम रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी, जिससे कमरे की पुरअसरारियत में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा था। मैंने कमरे का किराया दिया और अपना सामान अंदर ले आया। मैनेजर ने किसी खातून को आवाज़ दी। अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो गालिबन लड़की का नाम रीटा था। थोड़ी देर में एक खूबसूरत कम उम्र नौजवान लड़की मेरे कमरे के पास आ खड़ी हो गई। मैनेजर ने लड़की को मेरा तारुफ कराया और फिर मुझे कहा कि सर, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो रीटा से कहिए, वो आपको ला देगी। लड़की की आंखें किसी बिल्ली की तरह थी, जिसमें एक अजीबो गरीब खिंचाव था। मैनेजर ने दबे लफ्ज़ों में मुझे शराबो शबाब की पेशकश भी की, क्योंकि मैं जवानी से ही नमाज का पाबंद था और इन चीज़ों से बहुत दूर था। मैंने हकारत से ना कहा और अपने कमरे में चला आया। चूँकि मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए फ़्रेश होकर खाना खाते ही सो गया। रात बड़ी पुरसकून नींद आई। सुबह उठकर मैं शहर की तरफ अपने काम के हवाले से निकल पड़ा। शाम को फिर कॉटेज आया, इशा की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और किताब का मुतालिया करने लगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो रीटा मेरे सामने नीम बरहना कपड़े पहने खड़ी थी। उसने मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांगी, लेकिन मैंने उसे टाल दिया कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर मैं किताब पढ़ता रहा, फिर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। पूरे दिन का थका हुआ था, लेटते ही नींद आ गई। आधी रात के करीब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो कोई नहीं था। चांद की रोशनी वैसे ही कमरे में आ रही थी।
کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی مردہ لاش کئی مہینوں سے کمرے میں پڑی ہو۔ کسی کے ہونے کا احساس مجھے مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے پکڑ لیا ہو اور مسلسل اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں جلن محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا سفر کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہوگا اور اس لیے زیادہ خیال نہیں کیا۔ جب جلن شدید درد میں تبدیل ہو گئی تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی خوف سے میری چیخیں نکل گئیں۔ ایک بدصورت، خوفناک شکل والی عورت جس کے بال کھلے تھے، دانت باہر تھے، وہ میرے بستر پر لیٹی میرے دونوں ہاتھوں کے پنجوں میں اپنے ناخن گھسائے ہوئے تھی۔ میں نے فوراً سے قرآن آیت پڑھی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر بھاگتا رہا اور پھر ایک جگہ آ کر نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا اور خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی قمیض کا حصہ پھاڑ کر دونوں ہاتھوں میں باندھ لیا۔ سنسان جنگل، نہ آدم نہ آدمزاد، وحشت زدہ دل کو دہلا دینے والی خاموشی میرے ڈر میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں پتھر بنا بیٹھا رہا، پھر مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی۔ جب اٹھا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں ابھی تک خوف میں تھا۔ اسی دن اپنے شہر کے لیے واپس آ گیا۔ کچھ دن سب ٹھیک تھا، زخم بھی بھرنے لگا تھا کہ ایک دن اچانک یہ عورت نما شبیہہ میرے ہاتھوں میں نمودار ہو گئی۔ یہ وہی منحوس ڈائن ہے جو اس رات کاٹیج میں تھی۔ میں نے بہت سے عاملوں کو دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار تھک ہار کر میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا اور اس کو نصیب کا لکھا مان کر صبر کرنے لگا۔ ابھی تک راتوں کو میرے ہاتھوں میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے۔